हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। तो ये जो लेक्चर होगा ये होगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये थ्योरीज बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज और एक होता है क्लासिकल मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज। ठीक है, तो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज में आता है मर्सेंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। तो ये जो चार थ्योरी है मैं इस चार को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और जो बाकी का जो चार थ्योरीज़ है जो कि मॉडर्न फार्म बेस्ड थ्योरीज़ के ऊपर आता है उसको मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मर्सेंटिलिज्म। मर्सेंटिलिज्म जो थ्योरी है वो बहुत ही पुराना और सबसे पहले वाला इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी है, और साथ ही साथ ये जो थ्योरी है बहुत ही समझने में आसान है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देखिए, देयर आर टू कंट्रीज। ओके, कंट्री ए एंड कंट्री बी। सपोज करें कि इन दोनों के बीच में ट्रेड होगा, और ये दो कंट्री ट्रेड करता है इंटरनेशनली, और ट्रेड करने के बाद पुराने दिन के टाइम में कंट्री ए के पास मान लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर का जो होल्डिंग्स है वो है 50,000, एंड कंट्री बी के पास जो होल्डिंग्स है वो है 60,000। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेल्थ ऑफ द नेशन इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दे आर होल्डिंग। तो कंट्री बी का वर्थ सबसे ज़्यादा होगा। ओके, एक बार पढ़िए। द थ्योरी स्टेटेड दैट country's wealth was determined by the amount of its gold and silver holdings. In its simplest sense, mercantilists believe that a country should increase its holding of gold and silver by promoting exports and discouraging imports। मतलब इस थ्योरी में बोला जाता है कि जो एक्सपोर्ट है एक कंट्री का वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तभी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गोल्ड एंड सिल्वर का होल्डिंग्स भी इंक्रीज़ होगा, और कंट्री का जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, एंड ये करने के लिए नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कंट्री वॉज टू हैव a trade surplus or a situation where the value of exports are greater than the value of imports, to avoid a trade deficit or a situation where the value of import is greater than the value of export। so मेन जो दो पॉइंट है, एक है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मर्सेंटिलिज्म के अकॉर्डिंग कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम। ओके, एंड सेकेंड, कंट्री का वेल्थ किससे डिटरमाइंड होता है? गोल्ड एंड सिल्वर जो होल्डिंग वो करते हैं, जो होल्ड करते हैं, जो ज़्यादा करेगा उसका वेल्थ उसका ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है उसको एडम स्मिथ ने दिया था, और वो दिया था 1717 में। ठीक है, पहले वाला जो थ्योरी था मर्सेंटिलिज्म, वहाँ पे क्या बोला गया था कि जो कंट्री ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर को होल्ड करेगा उसका वेल्थ ज़्यादा होगा बाय प्रमोटिंग देयर एक्सपोर्ट। तो आप ही बोलिए कि अगर वर्ल्ड में सारे कंट्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करे तो क्या इंटरनेशनल ट्रेंड होगा? नहीं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया था, और कहाँ पे दिया था? उन्होंने एक रिसर्च पेपर में दिया था जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या बोला गया है, देखिए मान लीजिए कि दो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, दो कंट्रीज़ में एक है कंट्री नंबर ए एंड और एक है कंट्री नंबर बी, और ये जो कंट्री नंबर ए है, मान लीजिए कि ये कंट्री नंबर ए कार मैन्युफैक्चर करने में बहुत ही स्पेशलाइज्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, जो बार बार ये प्रोड्यूस करते करते स्पेशलाइज्ड हो गया है, वो उसको और भी अच्छे तरीके से और भी चीपर वे में प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद वो चीप प्राइस में, वो प्रॉफिट में दूसरे देशों से ट्रेड करेगा। यही बोला गया है इस थ्योरी में। तो देखिए, स्मिथ रीजन्ड that the trade between countries should not be regulated or restricted by government policies or intervention. He stated that trade should flow naturally according to the market forces. In a hypothetical two-country world, if country A could produce a good cheaper or faster or both than country B, then country A had the advantage and could focus on specializing on product that good. Similarly, if country B was better at producing another good, it could focus on specialization on both। मतलब
एक कंट्री कार को स्पेशलाइज्ड वे में जल्दी प्रोड्यूस करता है चीपर वे में, तो वो ट्रेड करेगा इंटरनेशनली, ट्रेड करके, और ठीक है, और एक कंट्री मान लीजिए कि वो जो है कुछ मशीनरीज बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वे में प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो भी ट्रेड करेगा। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज नाम से ही मालूम चलता है कि जिस कंट्री को एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज स्पेशलाइजेशन है, वो उससे इंटरनेशनल ट्रेड करेगा। अभी कुछ एजम्पशन देखिए। पहला एजम्पशन 2x2x1 मॉडल, मतलब 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, फ्री ट्रेड मीन्स नो बैरियर्स एंड परफेक्ट मोबिलिटीज, ठीक है। थर्ड वन इज द कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज में क्या बोला गया है, पहले वाला थ्योरी में क्या था कि जो कंट्री एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड होगा वो उसको ही एक ट्रेड करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा। सो अभी देखिए, द चैलेंज टू द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वॉज दैट सम कंट्रीज में बी बेटर एट प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स एंड देयरफॉर have an advantage in many areas. In contrast, another country may not have any useful absolute advantage. To answer this challenge, David Ricardo, an English economist, introduced the theory of comparative advantage in 1817. Ricardo reasoned that even if country A had the absolute advantage in the production of both products, specialization and trade could still be occur. ये क्यों होता है? मान लीजिए वो पहले वाला ही कंट्री था, जो कंट्री नंबर ए है वो भी कार को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ मशीनरीज़ को भी प्रोड्यूस करता है, और कंट्री नंबर बी भी है जो कार को प्रोड्यूस करता है और मशीनरी को भी प्रोड्यूस करता है। तो अभी क्या होगा, अभी ये कंट्री मान लीजिए कार को स्पेशलाइज्ड वे में प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कंट्री नंबर बी जो है वो कार को प्रोड्यूस करता है लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होता है, लेकिन मशीन को प्रोड्यूस करने में कंट्री बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंट्री ए, सपोज़ कीजिए कि कंट्री ए को भी प्रोड्यूस करने में, मशीनरी प्रोड्यूस करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम होता है, तो ये कंट्री ए मशीन को एक्सपोर्ट करेगा एंड कंट्री नंबर बी कार को एक्सपोर्ट करेगा। ऐसे करके ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। Comparative advantage occur when a country cannot produce a product more efficiently than the other country. However, it can produce that product better and more efficiently than it does other goods. Comparative advantage focuses on relative productivity differences, whereas absolute advantage looks the absolute productivity. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो comparative advantage है, ये थ्योरी देखता है कि कौन सा कंट्री है जो रिलेटिवली ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम रखते हुए, एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज में देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी। एंड एजम्पशन देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो मोबिलिटी इन टेक्नोलॉजी। लिमिटेशंस, labor may not shift from one sector to another as a result of unemployment increases, and not good to economy which is malfunctioning. फोर्थ है हेक्सचर-ओलिन थ्योरी और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन ए सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर में, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम होगा, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी में बोला गया है जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है लेबर, एक होता है लैंड, एक होता है कैपिटल, ठीक है। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल के अंदर जो लैंड है, लेबर है एंड कैपिटल है, ये मूवेबल है। तो इंटरनेशनली जिस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होगा वो चीपरली अवेलेबल होगा। तो सपोज़ कीजिए कि कंट्री ए जो है, ये कंट्री ए में लेबर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है एंड चीपर भी है, तो कंट्री ए क्या करेगा, वो उसी चीज़ को, उसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा जिसको प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा लेबर लगता है, उसको प्रोड्यूस करेगा। एंड कंट्री बी जो है उसको, वो मान लीजिए कि उसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो कंट्री बी क्या करेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो एक बार पढ़िए, द थ्योरीज ऑफ स्मिथ एंड रिकार्डो डिडंट हेल्प विद द कंट्रीज टू डिटरमाइन
which products would give a country an advantage. Both theories assumed that free and open markets would lead countries to producers to determine which good could produce more efficiently. ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा. अभी देखिए, in the early 90s the two Swedish economists Eli Heckscher and Bertil Ohlin focused their attention on how a country could gain comparative advantage by producing products that utilized factors that were in abundance in the country. जो चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होगा उसका प्राइस कम होगा, और जिसका सप्लाई कम होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा. ठीक है. So this theory is based on a country's production factor like land, labor and capital, which provide the funds for investment in plants and equipments. They determined that the cost of any factor of resources was a function of supply and demand. जैसे कि मैंने बोला था, factors that were in great supply relative to demand would be cheaper and factors in great demand relative to supply will be expensive. So this theory, also called factor proportions theory, stated that countries would produce and export goods that required resources or factors that were in great supply and therefore cheaper of production factors. In contrast, countries would import those goods that requires resources that were in short in supply. So मैंने क्या बोला था, कैपिटल कंट्री ए के पास लेबर बहुत ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सपोर्ट करेगा, एंड ए के पास कैपिटल कम है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करेगा. ठीक इसी तरह सपोज़ कीजिए कि कंट्री बी जो है, कंट्री बी के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत कम है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सपोर्ट करेगा चीपर वे में, एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करेगा. ठीक है. एजम्पशन क्या है, 2 मॉडल लाइक 2 प्रोडक्ट्स, 2 कंट्रीज with 2 factors of production, perfect competition in the product and finance market, factor market, and factors of production completely mobile. अभी ये एक पैराडॉक्स भी है. पैराडॉक्स मतलब जहाँ पर ये लॉस काम नहीं करता, ये इसका नाम है लियोनटाइफ पैराडॉक्स. ये 1950s में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वेस्ली डब्ल्यू लियोनटाइफ ने स्टडी किया था यूएस इकोनॉमी में. ओहलिन थ्योरी में क्या बोला गया है कि जिस कंट्री के पास जिस फैक्टर का सप्लाई ज़्यादा होगा वो उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद उसको ट्रेड करेगा. लेकिन लियोनटाइफ ने क्या देखा था, यूएस जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इनरिच्ड कंट्री था, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को क्या करेगा बोलिए, ओहलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट. लेकिन यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था एंड लेबर को एक्सपोर्ट, लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट. तो यहाँ पर ये जो लॉ है वो वायोलेट हो गया था, इसीलिए इसको बोला गया है लियोनटाइफ पैराडॉक्स. देखिए, however, his research using actual data showed the opposite. The US was importing more capital intensive goods. According to the factor proportion theory, the US should have been importing labor intensive goods, but instead it was actually exporting them. His analysis became known as the Leontief paradox because it was the reverse of what was expected in the factor proportions theory. तो यही तक था क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज. जो थ्योरीज डेवलप हुआ था वो कंट्रीज़ के लिए हुआ था. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपका ये मॉडर्न फार्म बेस्ड थ्योरीज जो कि पर्टिकुलरली एमएनसीज के लिए डेवलप किया गया था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर.